और दोस्तों मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों हम मॉडर्न्स को अलग अलग पार्ट्स में आपको इसकी कक्षा के बारे में दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों हम मौर्यों के बारे में ढंग से पढ़ रहे हैं और उसको हमने आपको आसानी से समझने के लिए उसको अलग अलग भागों में हमने विभक्त कर रखा है, जिस पर हमने पिछली कक्षा के बाद जो अगली कक्षा हम शुरू कर रहे हैं वो मौर्यों का सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ध्यान रखिए कि मौर्यों का जो समाज था वो किस प्रकार का था। वो वर्ण विभक्त था, वर्णशंकर, जाति प्रथा और दास्ता। जाति प्रथा और दास्ता के बारे में मेगस्थनीज जो है कि अपनी अपनी चीज़ों को बताता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण किस्म की चीज़ है वो ये है कि महिलाओं की स्थिति इस समय में कैसी थी, उस पर भी हम बहुत बात करेंगे। वर्ण के बारे में, वर्ण क्या है कि वो समाज का वर्ण, जो पता है ना, 4 प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, 4 वर्णों की बात करते हैं। उसमें जो है कि कौटिल्य वर्ण व्यवस्था का समर्थक तो है, किंतु इस मामले में कुछ लचीला भी है। वो क्या कहता है कि शूद्र आर्य हो सकते हैं परंतु दास नहीं हो सकते, यानी कि दासता से इनको मुक्ति है, कोई मतलब नहीं है। वार्ता से अपनी जीविका चला सकते हैं, आजीविका इनकी वार्ता हो सकती है। सेना में भर्ती हो सकते हैं, निश्चित तौर पर भर्ती हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो क्या कहता है, शूद्र कृषि कार्य में नियोजित किए जाते थे, इसलिए कौटिल्य ने दासों को निर्यात पर रोक लगा दी थी कि दासों का निर्यात नहीं होगा। कौटिल्य उन्हें सेना में भर्ती होने की बात तो करता है, ठीक है, और वार्ता से आजीविका चलाने की छूट भी देता है। गौतम धर्म सूत्र में पहली बार ये बात आई थी, ठीक है। कहाँ पर? गौतम धर्म सूत्र में पहली बार ये बात सामने आई। वर्णशंकर के बारे में क्या कहता है? वर्णशंकर 2 हैं, एक शूद्र है और एक चंडाल है। शूद्र वही है जो ऊपर के तीनों वर्णों की जो है कि सेवा करने के लिए, उनके कामों में जो है कि भागीदारी निभाने के लिए जो वर्ग है वो है शूद्र। और जो चांडाल हैं वो क्या? पहले आप देखिए, शूद्र और चंडाल क्या हैं? दोनों अलग अलग है। इनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? चाणक्य अपनी बात में करता है। चांडाल कौन है? ब्राह्मण कन्या प्लस शूद्र पुरुष से उत्पन्न जो संतान है वो चंडाल कही जाएगी। मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में 7 भागों में विभक्त किया है भारतीय समाज को। कैसे कैसे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक या योद्धा, ग्वाले या अहिर, कारीगर, न्यायिक या सभासद और पार्षद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या कहता है कि दार्शनिक जो है कि 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक थे ब्रेकामेन, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया, और दूसरे थे सारमेन, जिन्हें श्रमण कहा गया। श्रमण में भी 2, एक वानप्रस्थी जो कि वन में चले गए अपने ध्यान अध्यापन के लिए, और जो दूसरे थे वो जैन रहे जो कि अथर्ववेद में, वो आयुर्वेद में जो है कि निपुण थे, ठीक है, अपनी कुशलता उसमें दिखाते थे। दासता के बारे में क्या कहता है मेगस्थनीज की? मेगस्थनीज भारत में दासता को नहीं मानता है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासता के बारे में बात करी गई है। अहितक यानी कि अस्थायी दान किया सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि कौटिल्य जो है कि दासों के निर्यात पर रोक लगाई थी, यानी कि वो नहीं चाहता था कि इनका दान भी किया जाए, लेकिन अहितक यानी कि अस्थायी दान इनका किया जाता था। महिलाओं की स्थिति के बारे में जो कि अति महत्वपूर्ण था, उस पर आप ध्यान दीजिए कि कौटिल्य इन्हें कहता है अनिष्कासिनी, बाहर न निकलने वाली, असूर्यपर से यानी कि सूर्य को न देखने वाली, अंतःपुर यानी कि राजा के शयन के कक्ष में इनका विराजमान होना आवश्यक था, अवरोधन यानी कि इनको बाहर निकलने पर अवरोधन माना जाता या रोक लगाई जाती थी। महिलाएं प्लस जो विधवा थी उनको संपत्ति में हिस्सा मिलता था, वेश्यावृत्ति भी जारी थी, नर्तकी भी थी और अस्पृश्यता भी जारी थी। लेकिन देखिए और कुछ चीज़ें, कृषक जो है ना, जो कृषक वर्ग है ना, ये कृषक जो है सर्वसाधारण के द्वारा हितकारी माने जाते थे, यानी कि सभी व्यक्ति इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इनको बुरी नजर दिखता था। ये सर्वसाधारण रूप से हितकारी माने जाते थे, इसलिए जब पास में ही युद्ध हो रहा होता था तो किसान आसानी से अपने खेत में हल चला रहा होता था। यानी कि अगर किसान का घर किसी युद्ध क्षेत्र से एकदम सटा हुआ है तो भी अपनी किसानी का काम कर सकता है, युद्ध से इसका कोई लेना देना नहीं था। तीसरे स्थान पर सैनिक थे, ठीक है, जो कि इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। कौटिल्य ने वर्ण संकर जातियों को शूद्र कहा है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, वर्ण संकर जातियों को शूद्र कहा है और चांडालों को इससे अलग रखा गया है, ठीक है। शूद्र अलग हैं, चांडाल अलग हैं। मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में 118 जनजातियों का
उल्लेख किया है? 118 जनजातियों का उल्लेख कर रहा है मेगास्थनीज। जाति प्रथा का समर्थन अर्थशास्त्र में भी है और मेगास्थनीज के अनुसार कोई भी अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, मेगास्थनीज क्या कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है कि जाति प्रथा बहुत हावी थी और कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, विवाह नहीं कर सकता था। ठीक है, और न ही अपनी जाति को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जाति का जो, जैसे आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति में जो आप व्यवसाय करते आए हैं उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, अल बरूनी ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है। कोई भी अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही अपनी जाति के व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय के साथ बदल सकता था। इस बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मेगास्थनीज दे रहा है। और उसकी बात को जो है कि सहमति कौन दे रहा है? अल बरूनी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास्ता नहीं थी, पहले ही बताया मैंने आपको, लेकिन स्ट्रैबो, जो स्ट्रैबो है वो क्या कहता है? स्ट्रैबो कहता है दास नहीं है, दास नहीं है, इसीलिए जो है कि बच्चे यहाँ के लोग ज़्यादा पैदा करते हैं। जबकि यहीं पे डायोनेसिस जो यात्री है, डायोनेसिस, वो कहता है कि इनमें से कानून, मतलब कानूनन कोई भी किसी का दास नहीं बना सकता। यानी कि भारत में रह रहे कोई भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से अपना दास नहीं बना सकता। ठीक है, जबकि भारत में दासता ऋग्वैदिक काल से विद्यमान थी, जिसके बारे में आपको चाणक्य भी बताता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अशोक के अभिलेख में भी दासता का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। तो विदेशी यात्रियों पर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें ठीक ही बोल रहे हों। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कौटिल्य के बारे में, मुझे याद आ गई कि कौटिल्य ने ईख की खेती के लिए मना किया है। ईख की खेती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और मेगास्थनीज इसी के टाइम पे आया था। वो कहता था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। राइटिंग में मत जाइएगा, आप मेरी बात अगर ध्यान से सुन रहे हो तो उसे ध्यान रखिएगा। सोहगारा और